ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस साल कॉलेज की 50वीं सालगिरह के लिए हमने जन्माष्टमी रासोत्सव का आयोजन किया है। वेद जी, तुम कॉलेज के कल्चरल कमेटी के हेड हो और सरू तुम स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट हो, तो इस उत्सव का आयोजन तुम दोनों के कंधों पर है। जी। पिछले 9 साल से हमारा कॉलेज ये प्रतियोगिता जीत रहा है और इस साल तो ये मौका और भी बड़ा है। जीतने वाले कॉलेज को सांस्कृतिक विभाग से एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेगा और 50 जरूरतमंद बच्चों के लिए कॉलेज में सीट भी मिलेगी। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होगा उसे 25,000 रुपए का इनाम भी है। मैम, I really think it's a very big opportunity for all the students. ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, हमारी प्रतिष्ठा भी है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस साल भी हम ही जीतेंगे। हाँ, और दूसरी कम इन। दादी साहब, वेद भाई साहब, बाहर वो बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता, आप हमारे साथ बाहर आओ, मैं दिखाता हूँ। मॉम, चंद्रकांत, चंद्रकांत। क्या हुआ उर्मिला? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मॉम, एनी मिसिंग है। मिसिंग है मतलब? कल रात से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं हॉस्टल गई थी ये देखने के लिए कि एनी सेटल हुई है कि नहीं, मगर जैसे मैं रूम में गई तो मुझे मालूम पड़ा वो रूम में गई ही नहीं है। मैंने उसकी फ्रेंड्स, कॉलेज, कैफे, हर जगह पता कर लिया माँ, मुझे कहीं नहीं मिली है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो? शाबाश, तुम यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां लो। लिसन, ये तुमने और तुम्हारी माँ ने जो उसे सबक सिखाना था ना सुधारने का, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना चंद्रकांत, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कामिनी के नाते ने कायर नहीं। आज जरूर गिरी है मेरी अनिका, पर उठेगी और बहुत ऊपर उठेगी। बल्ला, ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ सही कह रहा है, मुंह पे धूल लगी है और कांच साफ कर रही है। क्या है ये? इट्स शॉकिंग यार। ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो उस गवार से भी ज्यादा अजीब लग रही है। मुझे माफ कर दो सरू, मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई नो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों कर रही हो? तुम्हारे ढोंग पर किसी को यकीन नहीं होने वाला है अनिका, so you can just be you. It's okay. आई नो वेद, मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं। मैं ये सब किसी के यकीन या तारीफ के लिए नहीं कर रही, खुद की मन की शांति के लिए कर रही हूँ। कल रात मैं एक आश्रम गई थी, वहाँ उन्होंने मुझे रहने और खाने के साथ साथ जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। वहाँ की बातों ने मुझे अपने विचारों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आई नो मैंने बहुत गलत किया है, मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरी बस यही कोशिश है कि वो पुरानी अनिका कभी वापस ना आए। सरू, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
ऐसा धक्का तुम्हारे को भी लगा जब मैंने अनिका को उस रूप में देखा। माँ मतलब आपको सच में लगता है कि अनिका बदल गई है? मतलब उसे अपने किए का पछतावा है? रियली? राम जी भला करे। रास्ते पर उगी जिद्दी घास को उखाड़ने के लिए भी 4 दिन लगते हैं चंद्रू। थारी बेटी तो 18 साल की बिगड़ी हुई है। थोड़ा समय तो लगेगा ना। आई नो। मेरी एनी बेचारी न जाने कितने कष्ट सह रही है, किस साल में होगी, और ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब ये और नहीं सहूंगी, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। पर एक ना एक दिन उसे अपने किए पे पछतावा भी होगा और वो सुधर भी जाएगी। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। चलिए छोड़िए ऐसी बातें, आप बताइए कि जन्माष्टमी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ठीक चल रही हैं? सरू और वेद पर मैंने सारी जिम्मेदारी सौंप दी है, दोनों मिलकर अच्छे से संभाल लेंगे। मैं क्या कह रहा था, इस बार हमारे एनजीओ की तरफ से भी एक छोटा सा डोनेशन होगा, ठीक है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सरू को बता देती हूँ, खुश होगी बहुत और एक एक पैसा हिसाब रख कर खर्च करेगी। केसरिया सजावट के लिए हो गए 1,500 रुपए। इस तरफ हो गया जो चीजें लगने वाली है उसका हिसाब, और इस तरफ है जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं उसका हिसाब। ठीक है? कुछ ठीक ही तो नहीं है सर। हाँ? मैं कह रहा था कि हम जन्माष्टमी रस उत्सव मना रहे हैं तो बड़ी जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई कहानी हमारे श्री कृष्ण और राधा मैया से जुड़ी भी तो होनी चाहिए। इससे बच्चों का अवेयरनेस बढ़ेगी। हाँ, तो मैं सोच रहा था कंपटीशन रखते हैं जिसमें श्री कृष्ण और राधा मैया के रिलेटेड कोई थॉट हो, जैसे कि श्री कृष्ण राधा मैया से पूछते हैं कि राधा भला तुम क्यों गोरी और मैं क्यों काला? ये सवाल ना यशोदा मैया से पूछा था उन्होंने। ओह, लेकिन अगर हम रास बता रहे हैं तो उसमें कृष्ण और राधा जी का प्यार होना चाहिए ना। मतलब प्रेम का अर्थ, प्रेम का मूल और प्रेम का रूप। जैसे कृष्ण भगवान के बिना कुछ कहे, राधा मैया उनके दिल और दिमाग की बात बिना बोले समझ जाए। आ जाओ अंदर आ जाओ। भाई साहब बुला। तुम लोग हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? नहीं, फिर आप काम कर रहे थे तो देख रहे थे। बालाजी, हाँ। जरा ये बताना तो कि बम्बई में बर्फ पड़ रही है क्या? जो टेढ़ी दुम वाली भी सीधी लग रही है और ये दोनों यहाँ काम कर रहे हैं। भाई हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अनिका का अचानक ऐसे सुधर जाना हम लाइटली नहीं ले सकते। पता नहीं कब क्या कर दे। हाँ, वैसे भी उसके अमीरों वाले सेंट से ना खुशबू की जगह चालाकी की बदबू आ रही है। हमें होशियार रहना होगा वेद भाई साहब। सरू, ऑन सीरियस नोट, क्या तुम्हें लगता है कि अनिका बदल गई है? ऐसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी घटिया हरकत उसने की है उतना ही बड़ा ढोंग कर रही है ताकि अपनी छवि, अपनी इमेज सुधार सके। हमारा मतलब था कि वो चाहे जो भी सोचे, जो भी करे, कैसे भी चाल चले, हमें उससे क्या है। अपने काम से काम रखते हैं और कंपटीशन में एक अच्छा सा नाटक बिठा के अपने कॉलेज को जीत दिलवाते हैं। दादी सा से वादा जो किया है। और रही बात अनिका की, तो अनिका का अनिका देख लेगी और ऐसा क्या ही कर लेगी वो। सही बात है।
सरू वैसे तो बदल ही नहीं सकती ना। अच्छी रहेगी। समझ गए? अपना काम करना चाहिए तो इनकी काम से काम। वापस जाओ अपनी अपनी क्लासेस में और तुम बालाजी कैंटीन चलो। जी भाई साहब। वेद साहब, मैं ना वो पुराने सामान वाले कमरे से पहले वाले सालों का रजिस्टर लेकर आती हूँ। इससे हमारे को पैसों का भी अंदाजा आ जाएगा और हिसाब लगाने में भी मदद हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ये सब हिसाब किताब है ना अपने लैपटॉप में दर्ज करवा दीजिए, ठीक है? ये अन्नपूर्णा जी का कॉल है तुम्हारे। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब, सब ठीक तो है ना? मैडम शॉर्ट सर्किट हो गया था स्टोर रूम में, उस वजह से लाइट चली गई। काम चल रहा है, जल्दी लाइट आ जाएगी। सरू वेद, तुम ठीक हो ना? जी। अच्छा हुआ तुमने मारे को फोन करके बुला लिया। मैडम इन सब की वजह सरू है। क्या? जी, स्टोर रूम के अंदर कुछ पुराने वायर पड़े हुए थे और पानी लीक होकर वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। पता नहीं ये वहाँ क्या करने गई थी, इसने वहाँ देखा कि नहीं देखा, इसके हाथ से फोन वहाँ पे गिर गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। अब इस सब में करीब 25,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब इसको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फाइन भरना चाहिए। पर इसमें सरू की गलती कैसी है? मैडम आपका फैसला आखिरी फैसला होगा। आप चाहे तो सरू को माफ कर सकती हैं, लेकिन नियम तो नियम है ना। अगर इसके बाद में किसी से कोई नुकसान होता है तो मैं उसको भी सजा नहीं दे पाऊंगा। 25,000? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? प्रिंसिपल साहब फाइन तो ठीक है, पर एक बात बताइए, रिस्पॉन्सिबल तो वो इंसान होना चाहिए ना जिसकी वजह से वहां पर पानी था, साथ में वायर्स भी थी, और उसी इंसान को जिम्मेदारी के चलते पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और ये फाइन भी तो सरू की भरेगी फाइन। हाँ, किसी ने तो ये जानबूझकर किया है ताकि सरू को चोट आए। और वो और कोई नहीं, अनिका ने किया होगा ये सब। आई बड़ी सफेद कपड़े पहन के अपना काला दिल छुपा रही थी। हाँ, मैंने किया। वो मैं स्टोर रूम में गई थी कुछ बुक्स लेने, वहां मेरे हाथ से वायर निकल गई थी। पानी पहले से ही गिरा हुआ था। मैं जैनेटर को बुलाने गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। लेकिन अल्टीमेटली गलती तो मेरी ही है। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तूने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि सरू को चोटाए? ना फुल्ला, अगर जानबूझ के करती तो सच ना बताती। प्रिंसिपल साहब, गुनहगार ने अपना जुर्म खुद सबके सामने माना है, तो फाइन सरू नहीं अनिका भरेगी, और वो भी पूरे 25,000 रुपए।
प्रिंसिपल सर, सही कह रही हूँ ना मैं? जो नियम है वो है, ये हमारे नहीं आपके शब्द है। और नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। 1 महीने का समय है तारे पास। 25,000 कमाओ, जो नुकसान किया है उसका जुर्माना भरो। चलो अब सब अपने अपने क्लास में जाओ। सरू, चल। मेरे बच्चे, मेरी जान, I missed you so much। पता कितना मिस किया मैंने तुझे। तू ठीक तो है ना? कितनी कमजोर पड़ गई है। खाया नहीं तुमने कुछ? अरे तो टेंशन मत लेना बेटा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब किया ना, मैं छोड़ू के नहीं उठे। तू देख लेना, तेरी माँ ये बदला जरूर लेगी। बेटा तू बाहर क्यों खड़ी है? चल ना घर चल, अंदर आ। नहीं मॉम, मैं अंदर नहीं आऊंगी। और वैसे भी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं कहते हैं आप लोग है कि दोस्तों आज वीडियो कहते हैं आज यार दोस्तों व्लॉग बनाना है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी में हो ये देखो का धूप किधे है बोला किधे नवाब पर खिंदे कोने पे आखिर पानी निकला। धूप वैसे बड़ी तकड़ी है, पसीने पसीने हो जाते हैं। देख मुझे देखी है, सुना ठीक है? तबियत से सुना किधे 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 मस्ती करता पे। और आज मैं आपको सिर बाहर चढ़ दे पैने और है गल था दस इतबा जेड़ा तू है वो किन्ना पुत्र है? नवीद दा नवीद दा नवीद दा मैंने तो गल दस तू पुत्र किन्ना है? पापे दा नाम पापे दा नाम तो दस। पापे दा नाम किशा नवीद ए आई की होया खोता वो है दोस्तों इधर देखो आज निकले अंब के काई बला हुई खोती ए देखो तो ये दोनों पापे भी खाओ। ये देखो बड़ा पापा ये किदा पे आए इंडिया जा रहा हूँ सिद्धार्थ आज आ गए सिद्धार्थ तो ठीक है देखो तो मेरे बच्चे जम्मू का काइबला जम्मू का पता है तू सब जरूर ऐसे रमजान भोर भी खाना आई वाला यार भाई को आई वाला बाकी दोस्ता मैं बाकी चौधरी हूँ पापी दूधी जा बाकी चौधरी पापी दूधी पापी दूधी आपा मोहित है ब्लॉग बनाने बाद चले बनने थे चल टोर अभी होना तू घूम फिर के आए मोहित आजा थे ना एक टीला पे खूह और भी मैं भी खाना आ गया हाँ भी थोप भी हो जाओ तो इतने बैठे जी दसो मैं वेना पे साढ़े दसो हम बजा जाना है ना
अमृता श्रुता भी आ रखा होता है। देख एक का टुल्ली है, एक और ये बेरी है सुपर आके टुल्ली आएगी। वो है वैसे इतनी सारी। मुन्नू बच्चा आ जा आ जा। ओ आया चल थोड़ा आ जा। हाली जाए पे आया है। पता जा कहने की होंदा पे टुल्ली तो बस है हमने पिछाए बाल आए हो जाएंगे। मुझे लगा भाजा पर टुल्ली तो चलिए। ओ देखो बाल नंदे पे। ओ सुनो ओ देखो छोर बांधी देख भी। ओए 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 ओ माने ओ डिकाने बोला बेच देखो जियो डिका ओ ना कॉल चली मुझे ना नहीं कपड़े है नहीं मोर दे तू मैं कोई नहीं नवाना एवे गई तो तबीयत खराब होंगी। चलो कटो चलो चले चलो 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 जुत्ती देख ला। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story of Rishi and Lakshmi in Hindi, and it goes like this. लक्ष्मी और ऋषि की कहानी। पहला परिच्छेद प्रारंभ। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में लक्ष्मी नाम की एक युवती और रघुवीर नाम के एक ऋषि रहते थे। लक्ष्मी अपनी सुंदरता और गुण के लिए प्रसिद्ध थी, जबकि रघुवीर अपनी विद्या और तपस्या के लिए जानी जाती थी। दूसरा परिच्छेद पहली मुलाकात। एक दिन लक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गई। वह उसने रघुवीर को ध्यान लगाते देखा। उनकी शांति और तप ने उसे आकर्षित किया। लक्ष्मी ने सोचा कि वो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। तीसरा परिच्छेद ऋषि से शिक्षा। लक्ष्मी ने ऋषि रघुवीर से मिलने का निर्णय लिया। उसने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यक है, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन से सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। चौथा परिच्छेद कठिनाइयाँ का सामना। लक्ष्मी ने ऋषि के साथ पढ़ाई शुरू की, लेकिन ये आसान नहीं था। उसे कठिन ध्यान और तपस्या से गुजरना पड़ा। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। पांचवा परिच्छेद लक्ष्मी की समर्पण। लक्ष्मी ने हर दिन ऋषि के साथ समय बिताया। उन्होंने
ध्यान और साधना की। ऋषि ने लक्ष्मी के समर्पण को देखकर उसे विशेष ज्ञान देने का निश्चय किया। छठा पैराग्राफ, ज्ञान की प्राप्ति। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने अपने तप और प्रयासों से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि ने उसे बताया कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं बल्कि अनुभव और समर्पण से आता है। सातवां परिच्छेद, लक्ष्मी का परिवर्तन। लक्ष्मी का व्यक्तित्व बदलने लगा। उसकी सुंदरता में गहराई और उसका मन शांत हो गया। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। वो समझ गए कि वो केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सुंदर है। आठवां परिच्छेद, ऋषि का आशीर्वाद। एक दिन ऋषि ने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे मन में जो ज्ञान है वो तुम्हारी शक्ति बनेगा। इसे हमेशा साझा करो। लक्ष्मी ने उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि वो गांव के लिए लोगों की सेवा करेंगी। नया परिच्छेद, सेवा का कार्य। लक्ष्मी ने गांव में शिक्षा और ज्ञान फैलाना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और समाज में समझ से आती है। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित हो गए। धीरे धीरे गाँव वाले के लोग उनसे प्रेरित होने लगे थे और धीरे धीरे उनसे प्रेरित होकर बहुत लोगों ने समाज के विकास के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और इस तरह 10वां परिच्छेद, कठिनाइयाँ आती है। हालांकि लक्ष्मी की यात्रा आसान नहीं थी। गांव में कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो उसके विचारों का मजाक बनाते थे, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हार नहीं मानी। 11वां परिच्छेद, ऋषि का समर्थन। ऋषि रघुवीर हमेशा लक्ष्मी के साथ रहे। उन्होंने उसे समझाया कि नकारात्मकता का सपना सामना करना आवश्यक है। सच्चे ज्ञान का प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर करता है, उन्होंने कहा। 12वां परिच्छेद, लक्ष्मी की लड़ाई। लक्ष्मी ने ठान लिया कि वो नकारात्मकता से लड़ाई लड़ेगी। उसने गांव में एक सभा आयोजित की और सभी को अपने विचारों से अवगत कराया। धीरे धीरे लोग उसके प्रति सकारात्मक होने लगे। 13वां परिच्छेद, परिवर्तन की लहर। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शिक्षा और ज्ञान की महत्ता बढ़ने लगी। लक्ष्मी ने सबको ये सिखाया कि ज्ञान ही असली संपत्ति है। 14वां परिच्छेद, एकता का प्रतीक। गांव में
एकता का माहौल बनने लगा। लक्ष्मी ने ऋषि की शिक्षाओं को फैलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबको बताया कि सच्चा सुख एकता में है। 15वां परिच्छेद ऋषि का गर्व। ऋषि रघुवीर ने लक्ष्मी की सफलता को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने उसे कहा, तुमने ज्ञान की रोशनी फैलाकर असली लक्ष्मी बन गई हो। 16वां परिच्छेद नई पीढ़ी का मार्गदर्शन। लक्ष्मी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा धन है। बच्चों उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। 17वां परिच्छेद कठिनाइयों का सामना करना। हालांकि लक्ष्मी के रास्ते में कठिनाइयों आती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा सकारात्मकता का मार्ग अपनाया। 18वां परिच्छेद विश्वास की शक्ति। लक्ष्मी का विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। उसने अपने अनुभव के सीखा कि विश्वास और आत्मसमर्पण से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। 19वां परिच्छेद गांव का विकास। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा। लोग अब ज्ञान की अहमियत समझने लगे थे। गांव में विकास की कई राहें खुलने लगी थी। 20वां परिच्छेद लक्ष्मी की पहचान। इस तरह धीरे धीरे उन लोग गांव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और उन लोगों से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने समाज में अच्छा अच्छा कार्य किया था और वो लोग उस समाज के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस तरह 22वां परिच्छेद समाज में बदलाव। लक्ष्मी के प्रयासों से समाज में बदलाव आया। उसने दिखाया कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और सेवा से प्राप्त होता है। 23वां परिच्छेद अंतिम सफलता। एक दिन गांव में क्या हुआ कि बड़ा समारोह आयोजित किया गया और लक्ष्मी की शिक्षा और सेवा का मान्यता देने के लिए सभी ने मिलकर उसे सम्मानित किया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 24वां परिच्छेद ऋषि का आशीर्वाद।
ऋषि रघुवर ने उस समारोह में उपस्थित होकर लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने दिखाया है कि ज्ञान की रोशनी सबको उजागर कर सकती है। 25वां परिच्छेद, जीवन का सार। लक्ष्मी ने इस जीवन की सीख ली कि ज्ञान और सेवा का रास्ता ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। उसने समझा कि असली लक्ष्मी वही है जो अपने ज्ञान को साझा करती है और समाज की भलाई के लिए काम करती है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि रघुवीर की एक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, सेवा और समर्पण ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि की कहानी जारी। 26वां परिच्छेद, ज्ञान का महोत्सव। उसके बाद गांव में एक वर्ष बाद फिर से एक महोत्सव आयोजित हुआ। इस बार लक्ष्मी ने सभी को ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया। उसने कहा कि ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। 27वां परिच्छेद, बच्चों की उत्सुकता। बच्चों ने उत्सुकता से लक्ष्मी की बात को सुना। उन्होंने लक्ष्मी से और अधिक सीखने की इच्छा जताई। लक्ष्मी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो कभी भी सीखने से न चूके। 28वां परिच्छेद, ऋषि का मार्गदर्शन। ऋषि रघुवर ने भी बच्चों को सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना की महत्व बताई। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञान साधना से ही आता है। 19वां परिच्छेद, गांव का सामूहिक प्रयास। गांव के सभी लोग लक्ष्मी और ऋषि के नेतृत्व में एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर शिक्षा के लिए एक स्कूल बनाने का निश्चय किया। वो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 30वां परिच्छेद, स्कूल की स्थापना। लोगों ने मिलकर स्कूल की नींव रखी। लक्ष्मी और ऋषि ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। 31वां परिच्छेद, सकारात्मक बदलाव। समय बीतने के साथ गांव के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहने लगे। लक्ष्मी और ऋषि ने भी सभी को एक नई दिशा दी।
और इस तरह 32वां परिच्छेद सफलता की कहानी। कुछ वर्षों बाद गांव में कई बच्चों शिक्षित हो गए और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने लगे। लक्ष्मी की मेहनत का फल अब दिखने लगा। 23वां परिच्छेद नई पीढ़ी का निर्माण। लक्ष्मी ने नई पीढ़ी को तैयार किया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि ज्ञान और मेहनत से वो किसी को भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 34वां परिच्छेद गांव की पहचान। गांव अब शिक्षा का एक मॉडल बन गया। दूसरे गांव से लोग यहाँ सीखने आते थे। लक्ष्मी और ऋषि की कहानी हर जगह फैलने लगी। 35वां परिच्छेद सम्मान और श्रद्धा। एक दिन राज्य के राजा ने गांव को दौरा किया। उसने लक्ष्मी और ऋषि के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। 36वां परिच्छेद समर्पण का पुरस्कार। राजा ने लक्ष्मी को एक उपहार दिया और कहा, आपके समर्पण ने इस गांव को नई पहचान दी है। लक्ष्मी ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और अपने मार्गदर्शक ऋषि का नाम लिया। 37वां परिच्छेद लक्ष्मी का उद्देश्य। लक्ष्मी ने सोचा कि उसका उद्देश्य अब पूरा नहीं हुआ है। उसने तय किया कि वो और भी गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करेगी। 38वां परिच्छेद नई यात्रा की शुरुआत। और उसके बाद 50वां परिच्छेद ज्ञान का दिया। और लक्ष्मी ने ज्ञान का दिया जलाए रखा। उसने दिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे साझा किया जाए। 21वां परिच्छेद समाज की पहचान। समाज अब लक्ष्मी और ऋषि की शिक्षाओं से विकसित हो चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। 52वां परिच्छेद लक्ष्मी का संदेश। लक्ष्मी ने एक बार कहा, ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, इसे कभी न त्यागे। ये बात हर किसी के दिल में बस गई। और उसके बाद 53वां परिच्छेद भविष्य की आशा। अरे सानो पार्नु न। लक्ष्मी की शिक्षा ने कई पीढ़ी को प्रेरित किया। बच्चे अब अपने अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो गए थे और ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे थे। 54वां परिच्छेद सच्ची समृद्धि। गांव में अब सच्ची समृद्धि का आगाज हो चुका था। सभी मिलकर काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लक्ष्मी और ऋषि की मेहनत का यह फल था।
55वां परिच्छेद। लक्ष्मी का उद्देश्य पूरा होना। लक्ष्मी ने अपना उद्देश्य का पूरा करते हुए देखा कि गांव के बच्चे शिक्षित हो चुके थे। उसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 56वां परिच्छेद ऋषि का गर्व। ऋषि रघुबर ने कहा, तुमने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर असली लक्ष्मी बन गई हो। लक्ष्मी ने उनकी बातों को अपने दिल में उतार लिया। 60वां परिच्छेद अंतिम संदेश। लक्ष्मी ने सभी को अंतिम संदेश दिया, सच्ची समृद्धि ज्ञान में है, इसे हमेशा बढ़ाते रहो। एक कहानी सिखाती है कि ज्ञान और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की एक प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान ही असली धन है और इसे साझा करने से समाज का विकास होता है। और इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की कहानी जारी। 60वां परिच्छेद नई चुनौतियाँ। हालांकि गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ चुका था, लेकिन नई चुनौतियाँ सामने आने लगी। कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास और जड़ता में फंसे हुए थे। लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वो इस समस्या का सामना करेंगी। क्या है रे को? इस तरह ऋषि और लक्ष्मी गांव वाले के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और आने वाले पीढ़ी के लिए वो एक एग्जाम्पल के रूप में साबित हो चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने गांव वालों को बताया कि शिक्षा से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उसने समझाया कि अंधविश्वास से केवल नुकसान होता है। 78वां परिच्छेद आम सभा। लक्ष्मी ने एक आम सभा का आयोजन किया। इसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। उसने खुलकर अपनी बात रखी और सभी को विचार करने के लिए प्रेरित किया। 89वां परिच्छेद परिवर्तन का आवश्यकता। सभा में लक्ष्मी ने कहा, हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। ज्ञान और विज्ञान का मार्ग ही सही है। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और
कुछ लोग उसके विचारों से प्रभावित हुए। 99वां परिच्छेद, कठिनाइयों का सामना। कुछ लोग लक्ष्मी के विचारों का विरोध कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर बार अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। 60वां परिच्छेद, साथी बनाना। लक्ष्मी ने अपनी साथियों को बुलाया। उन्होंने मिलकर गांव के लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। वो घर घर जाकर लोगों से बात करने लगे। 61वां परिच्छेद, सकारात्मक बदलाव। धीरे धीरे गांव में सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग लक्ष्मी और उसके साथियों की बातों सुनने लगी। उन्होंने अंधविश्वास को छोड़कर ज्ञान की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। 62वां परिच्छेद, शिक्षा की महत्ता। लक्ष्मी ने विशेष रूप से बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, शिक्षा तुम्हारी पहचान है, इसे हासिल करो और कभी पीछे मत हटो। 64वां परिच्छेद, ग्रामीणों की पहल। गांव के कुछ युवा लक्ष्मी के साथ जुड़ गए। उन्होंने भी गांव में शिक्षा और जागरूकता फैलाने की कार्य शुरू किया। ये एक सामूहिक प्रयास था। पैंसठवां परिच्छेद, सफलता की पहली कड़ी। कुछ समय बाद गांव में बदलाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। लोग अब नई सोच, लक्ष्मी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो अपनी शिक्षा को कभी न छोड़ेंगे। 27वां परिच्छेद, गांव का नया चेहरा। लक्ष्मी के प्रयासों से गांव का चेहरा बदल गया। लोग अब पहले एकजुट होकर विकास के मार्ग पर चलने लगे। अंधविश्वास की जगह ज्ञान और जागरूकता ले ली। 28वां परिच्छेद, भविष्य की योजना। लक्ष्मी ने अगले चरण की योजना बनाई। उसने सोचा कि अब उसे और गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। 99वां परिच्छेद, नई यात्रा की शुरुआत।
लक्ष्मी ने नई यात्रा की शुरुआत की। उसने आसपास के गांव में जाकर शिक्षा का प्रचार करने का निश्चय किया। उसने बताया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। 100वां परिच्छेद यात्रा में साथी। इस बार लक्ष्मी के साथ कुछ युवा भी थे और सभी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। एक टीम अब शिक्षा का दीप जलाने को तैयार थी। 101वां परिच्छेद आशा का संचार। जैसे जैसे लक्ष्मी और उसके साथी नए गांव में पहुंचते हैं, लोगों में शिक्षा को लेकर आशा का संचार होने लगा। उन्होंने देखा कि ज्ञान से बदलाव संभव है। 102वां परिच्छेद चुनौतीपूर्ण रास्ता। हालांकि हर गांव में चुनौती थी। कुछ स्थानों पर लोग अभी भी अंधविश्वास के जाल में थे, लेकिन लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वो उन्हें समझाएगी। 103वां परिच्छेद धैर्य और समझ। लक्ष्मी ने धैर्य से लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसने बताया कि ज्ञान से ही समाज में प्रगति संभव है। धीरे धीरे लोग का दृष्टिकोण बदलने लगा। 104वां परिच्छेद गांव का उत्साह। इस तरह धीरे धीरे ऋषि और लक्ष्मी गांव वाले के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे और उससे प्रेरित होकर बहुत लोगों ने अच्छे काम करना शुरू कर दिया था। 106वां परिच्छेद एकता की ताकत। समय बीतने के साथ गांव में एकता की भावना बढ़ने लगी। लोग अब मिलकर काम करने लगे। लक्ष्मी ने दिखाया कि एकता में शक्ति है। 107वां परिच्छेद गांव की पहचान। इस तरह धीरे धीरे गांव में बदलाव आना शुरू हो चुका था। और लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन चुके थे। एक 107वां परिच्छेद गांव की पहचान। लक्ष्मी और उसके साथियों के प्रयासों से अब कई गांव शिक्षा के प्रति जागरूक हो चुके थे। वो एक नया अध्याय था जो सबको एकजुट करता था। 108वां परिच्छेद लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना।
लक्ष्मी ने समझाया कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी चुनौती हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। 109वां परिच्छेद शिक्षा का उजाला। गांव में शिक्षा का उजाला फैलने लगा। बच्चे अब स्कूल जाने लिए उत्साहित रहने लगे। लक्ष्मी का सपना अब साकार हो रहा था। 110वां परिच्छेद लक्ष्य की प्राप्ति। इस तरह वो गांव दूर दूर तक एक नमूना गांव के रूप में स्थापित हो रहा था और लोग उन लोगों से बहुत प्रेरित हो चुके थे और उन लोगों के जैसा बनने के लिए वो लोग बहुत कोशिश भी कर रहे थे। और इस तरह 112वां परिच्छेद बदलाव का साक्षात्कार। लक्ष्मी ने महसूस किया कि शिक्षा कि बदलाव का सबसे बड़ा साधन है। उसने फिर से लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो ज्ञान की ओर आगे बढ़े। 113वां परिच्छेद जीवन का सार। लक्ष्मी ने बताया कि जीवन का सार शिक्षा और सेवा में है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो हमेशा समाज का उत्थान कर सकता है। 114वां परिच्छेद संतोष का अनुभव। जब लक्ष्मी ने अपने प्रयासों का परिणाम देखा तो उसे संतोष मिला। उसने महसूस किया कि वो सच में एक सच्ची लक्ष्मी बन गई है। इस प्रकार लक्ष्मी और ऋषि की ये प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा ही असली धन है।